अगर डॉक्टर की राय और कोर्ट का फैसला अलग अलग है तो आखिर किसकी बात माननी चाहिए? तो यहाँ पे ये कहना है कि हमें उस इंसान की बात माननी चाहिए जिसके बारे में बात हो रही है। और आज मैं इसी संदर्भ में बात करने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि यदि प्रेगनेंसी जो है और वो माइनर प्रेगनेंसी है स्पेशली, तो ये फैसला उसके पेरेंट्स लेंगे, उस लड़की को खुद लेना है। इस पे स्टेट का, एम्स का और साथ ही साथ डॉक्टर्स का कोई भी अधिकार नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजराम एंड रवि। और आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बारे में कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रहा है कि ये जो अधिकार है वो उस लड़की का है कि वो डिसाइड करेगी कि उसकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट होनी है या नहीं। स्पेशली माइनर प्रेगनेंसी के केसेस में ये उसके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे और ये मेडिकल ओपिनियन पे बेस्ड नहीं होगा, डॉक्टर्स के फैसले पे बेस्ड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि अगर एम्स न्यू दिल्ली ने ये प्रोसीजर जो है, जो केस चल रहा है, उसमें मई 4 तक एग्जीक्यूट नहीं किया तो हम उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा देंगे। तो ये क्लियरली दिखाता है कि आने वाले समय में और पिछले कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस से कि अभी जो ये डिसीजंस हैं स्पेशली रिलेटेड टू माइनर प्रेगनेंसी, इसका फोकस है कि ये विमेन ऑटोनॉमी के बेसिस पे डिसाइड हो, ना कि स्टेट की ऑटोनॉमी पे, ना कि स्टेट के रूल्स पे, ना ही मेडिकल रूल्स के बेसिस पे। तो आज हम इसी टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एक केस सामने आया जिसमें एक माइनर प्रेगनेंसी जो थी वो 30 हफ्ते की हो चुकी थी। अब इसमें परमिशन चाहिए थी कि अब इस प्रेगनेंसी को अबॉर्ट किया जा सके, जो कि एक 15 साल की माइनर लड़की के बारे में थी। ये प्रेगनेंसी जो थी वो अनवांटेड थी और साथ ही साथ यहाँ पे जो माइनर इन्वॉल्व था वो रेडी नहीं था कि ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो, साथ ही साथ उसके पेरेंट्स भी विलिंग नहीं थे। बट बिकॉज यहाँ पे प्रेगनेंसी जो है वो 30 हफ्ते से ज़्यादा की हो गई थी, तो एम्स न्यू दिल्ली ने यहाँ पर याचिका डाली और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दे दिया कि ये डिसीजन जो है वो उस माइनर लड़की का ही रहेगा, तो एम्स न्यू दिल्ली अनुपालन में देरी कर रहा था, उसको मानने में देरी कर रहा था। और साथ ही साथ एम्स ने फिर से एक यहाँ पर पिटीशन डाली टू रिकंसिडर इट। इसी कॉन्टेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लियरली बोला, यदि आप पहले डायरेक्टिव का अनुपालन नहीं करेंगे, वो भी 4 मई तक, तो हम आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे। इसकी वार्निंग दी गई है और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं उनको भी वार्न किया गया है। यहाँ पर एक मेजर क्वेश्चन इस पूरे केस से ये सामने आता है कि आखिरकार डिसीजन कौन लेगा, निर्णय किसके हाथ में है? क्या ये उस पर्टिकुलर माइनर के हाथ में, फीमेल के हाथ में, डॉक्टर के हाथ में है, या फिर स्टेट के हाथ में? और ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन ये डिसीजन लेने वाला है? तो यहाँ पे कोर्ट ने अपना आर्टिकल 142 के तहत ये डिसीजन दिया है और ये दिखाता है कि ये डिसीजन जो है मेजरली फीमेल के पास रहेगा, क्योंकि उसे डिसाइड करना है। डॉक्टर जो है ओपिनियन दे सकता है, काउंसिल कर सकता है, बट माइनर के केस में पेरेंट्स और अदरवाइज फीमेल इटसेल्फ वो खुद ही डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे जब हमने केस समझ लिया, आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि बेसिकली इसका कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस 2 जगह से आ रहा है। आर्टिकल 21 जो बात करता है राइट टू लाइफ, डिग्निटी और साथ ही साथ बेटर मेंटल हेल्थ की। अब यहाँ पर ये ज़रूरी है समझना कि जब हम यहाँ पर लाइफ, डिग्निटी और ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें रिप्रोडक्टिव राइट्स भी आते हैं, इसमें बॉडीली राइट्स भी आते हैं और साथ ही साथ मेंटल हेल्थ भी आता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरफाई किया है कि यहाँ पे फीमेल का जो डिसीजन होगा वो राज्य के रूल्स, स्टेट के रूल्स और डॉक्टर्स ओपिनियन के ऊपर है। और ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसका हिस्टोरिकल जुडिशियल बैकग्राउंड है, जहां पे सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में बात किया गया कि रिप्रोडक्टिव राइट्स जो हैं वो फीमेल के पास ही रहेंगे। इसके अलावा केएस पुट्टास्वामी केस में भी ये क्लियरली बात की गई थी कि अगर हम राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं तो उसमें डिसीजन की ऑटोनॉमी जो है वो भी इन्वॉल्व होनी चाहिए।
सो सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ कह रही है वो नया नहीं है, वो बल्कि एक रिपीटिशन है, क्लैरिफिकेशन और रीइटरेशन है कि ऐसा ही होना चाहिए। और एम्स न्यू दिल्ली अगर इसको नहीं मानेगा तो कोर्ट जो है कंटेम्प्ट लगाने के लिए भी रेडी है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस समझ लिया है तो एक बार लीगल फ्रेमवर्क भी देख लेते हैं, जिसमें हम दो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशंस की बात करेंगे। पहला है हमारा एमटीपी एक्ट 1971, जिसको 2021 में फिर से अमेंड भी किया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके बेसिस पे अगर कोई प्रेगनेंसी जो है वो 20 हफ्तों से कम की है तो यहाँ पे एक डॉक्टर से परमिशन लेके, उनकी गाइडेंस लेके अबॉर्शन अलाउड है। बट अगर प्रेगनेंसी जो है 20 से 24 हफ्तों के बीच है तो यहाँ पे ये एक स्पेशल कैटेगरी में बेसिस पे यहाँ पे अबॉर्शन अलाउड है, जस्ट इन केस रेप केस है या फिर कोई माइनर इन्वॉल्व है। और अगर कोई माइनर इन्वॉल्व है बेस्ड ऑन पॉक्सो एक्ट, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, इट विल बी क्लासिफाइड एज अ रेप केस। सो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप एक डॉक्टर से अनुमति ले लें, उससे परमिशन ले लें तो अलाउड है, बट स्पेशल केसेस के लिए। बट आफ्टर 24 वीक्स इट कम्स इनटू अ कैटेगरी जहां पे एक प्रॉपर मेडिकल बोर्ड से क्लियरेंस लेना पड़ेगा या फिर कोर्ट जो है वो क्लियरेंस देगा। और यहां पे जो हम क्लियरेंस देख रहे हैं वो कोर्ट का ही मिल रहा है, क्योंकि मेडिकल बोर्ड ने यहां पे क्लियरेंस नहीं दिया है। फर्दरमोर, जैसे कि मैंने कहा कि एक और एक्ट है यहां पे, दैट इज पॉक्सो एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कोई भी नाबालिग है, लड़का या लड़की, और यहां पर उसमें जो कंसेंट है वो मैटर नहीं करता है, तो इस सिचुएशन में जो प्रेगनेंसी होगी वो लीगली रेप ही होगा, वो स्टैट्यूटरी रेप ही माना जाएगा। और यहां पर इंपॉर्टेंट है मैंडेटरी रिपोर्टिंग, एंड दैट विल कैन बी एड्रेस्ड थ्रू एमटीपी इवन इफ इट इज मोर देन 20 वीक्स। सो जब भी हम माइनर प्रेगनेंसीज देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में पॉक्सो तो एक्ट एज ए लेजिस्लेशन रहेगा ही रहेगा, एमटीपी भी एग्जिस्ट करता है। तो यहां पे हमारे पास क्रिमिनल लॉ भी है और मेडिकल लॉ भी साथ ही साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस हमें क्लियर हुआ, लीगल फ्रेमवर्क। अब हम सीधा समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और एम्स के बीच में क्या टसल चल रहा है। तो यहाँ पे टसल, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि एम्स का ये कहना है कि 30 वीक्स की जो प्रेगनेंसी है वो यहाँ पर वायबल है, और यहाँ पर अगर अबॉर्शन होता है तो एक मेडिकल रिस्क जो है वो प्रेजेंट रहेगा। बट सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो प्रेग्नेंट पर्सन है वो यहाँ पर उसको कंटिन्यू करने के लिए उसको फोर्स नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ ये कोई ऑप्शन नहीं है कि जस्ट बिकॉज अडॉप्शन पॉसिबल है तो यहाँ पर ये एक सोल्यूशन की तरह उसको प्रेजेंट किया जाए। और डॉक्टर्स को यहाँ पे लिमिट किया गया कि येस यू कैन काउंसिल, आप काउंसिल कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, आप ओपिनियन दे सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो है आप नहीं ले सकते हैं। दिस इज वेयर हम एक शिफ्ट देख रहे हैं जहां पर यहाँ पे रिप्रोडक्टिव राइट्स के बेसिस पे ये डिसीजन और पर्सपेक्टिव को चेंज किया जा रहा है, ये बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट इस अपने फैसले पे इसको अनुपालन करवाने के लिए, अडिग रहने के लिए एक और फैक्टर यहाँ पे है जहाँ पे इन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर हम बात करें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971, दिस इज द लेजिस्लेशन दैट लुक्स इनटू इट। दो यहाँ पे टाइप हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, सिविल और क्रिमिनल। इस केस में सिविल कंटेम्प्ट जो है वो एप्लीकेबल है। यहां पर अगर किसी डायरेक्शन दिए गए हैं वो स्पष्ट आदेश हैं, और सिविल कंटेम्प्ट में यहां पे कंडीशंस हैं कि क्लियर डायरेक्शंस हैं, इंफॉर्मेशन होने के बाद जानबूझकर अवहेलना करना, नहीं मानना उस डिसीजन को। तो यहां पर हमारे पास सिविल कंटेम्प्ट का प्रोविजन जो है सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्लियरली यूज कर रही है। और इस पूरे मुद्दे से हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं देखने के लिए, समझने के लिए मिलती हैं, क्योंकि एक डिमेंशन की आप तरफ देखें तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कितना एथिकल इशू है कि अगर यहाँ पे फीटस जो है, हम उसके राइट्स की अभी बात नहीं कर रहे हैं, अगर फीटस की राइट्स की बात करें तो यहाँ पे फीमेल के रिप्रोडक्टिव राइट्स और फीटस के राइट्स जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। बट एट द ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखें तो स्पेशली माइनर प्रेगनेंसी की जहां हम बात कर रहे हैं उसमें पॉक्सो केसेस बढ़ रहे हैं, तो इनको एड्रेस किया जाए या फिर हम इस एथिकल डिलेमा को एड्रेस करें। साथ ही साथ अगर यहां पर डिसीजन मेकिंग में लेट होगा,
न्यायालय में देरी होगी, जो कि बहुत ही कॉमन चीज़ है, तो यहाँ पर अबॉर्शंस जो हैं, जो मेडिकल एस्पेक्ट है, वो हेविली इफेक्ट होगा। इसके अलावा डॉक्टर्स का जो झिझक है, डॉक्टर्स का डर है, मेडिकल इश्यूज हैं, इसके अलावा सोशल स्टिग्मा जो प्रेजेंट है, और साथ ही साथ क्लैरिटी नहीं है कि आखिरकार स्पेशली डीलेड प्रेगनेंसी या डीलेड प्रेगनेंसी वाले अबॉर्शन जो हैं उनको डील कैसे करना है। इस वजह से, इतने सारे इश्यूज की वजह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये मैटर और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे काफ़ी क्लैरिटी आएगी। बट आने वाले समय में ये भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हो, टाइमलाइन बाउंड हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो, मेडिकल लॉ और क्रिमिनल लॉ में इंटीग्रेशन जो है बेहतर हो, और साथ ही साथ इम्प्रूवमेंट भी हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अवेयरनेस हो, सेंसिटाइजेशन हो, ताकि यहाँ पे जो एसोसिएटेड सोशल स्टिग्मा है, जो इसको और डिलेड रिपोर्टिंग, मल्टीपल इश्यूज क्रिएट करता है, वो कम हो जाए। आई होप आपको इस पूरे टॉपिक पे क्लैरिटी मिली। यू कैन लेट मी नो योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगा जिसको आप पढ़ के और क्लैरिटी ले सकते हैं। एंड आई विल बी लीविंग यू हेयर विद अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। ये प्रीलिम्स क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।